गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 24 मई की करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज की क्लास में आपका स्वागत है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू WHO द ग्लोबल टारगेट इज रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक बाय 30% बाय द ईयर ऑफ डैश। सो WHO के अकॉर्डिंग यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्ट के इनटेक को 30% रिड्यूस करना है। पूरे ग्लोब का ये टारगेट है। कौन से साल तक? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2035 एंड ऑप्शन डी है 2040। तो यहाँ पे आप इस न्यूज का सोर्स देख सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि शुगर के बाद अब WHO ने बोला है इट इज अ टाइम टू रेगुलेट हाउ मच सॉल्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड। यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन्ड है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कपल ऑफ मंथ्स अगो यानी कि कुछ महीने पहले एक वार्निंग इशू की थी that the world is off track to achieve its global target of reducing salt intake by 30% by the year of 2025। 2025 तक हमने 30% सॉल्ट कम करने का ग्लोबल टारगेट रखा था, जिससे अभी भी जो वर्ल्ड है पूरा बहुत दूर है, यानी कि हम टारगेट से बहुत पीछे हैं अभी। और यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हो कि जो आप कोई भी रेडीमेड फूड लेते हो, सपोज आप एक नमकीन का पैकेट लेते हो या चिप्स का पैकेट लेते हो, उसपे जो लेबलिंग होती है वहां पर लिखा होता है इतने इतने परसेंट इसमें फैट है, इतने परसेंट इसमें ऑयल है। तो वहां पर जो सोडियम लेबलिंग है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कितना उसमें नमक है, कितना सोडियम है, वो चीज लेबल करना मैंडेटरी नहीं है हमारे देश में अभी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2025। The next question is again from the same news. The leading country is in the world to have reduced salt consumption in the population is। पूरे दुनिया में सबसे लीडिंग कंट्री यानी कि पहले नंबर पर ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी आबादी में, अपने देश के लोगों में सॉल्ट कंजप्शन सबसे दूसरों से कंपैरेटिवली कम किया है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है इंडिया। अगेन यही न्यूज में आप देख सकते हो, द यूके हैज बीन लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव रिड्यूस्ड सॉल्ट कंजप्शन इन द पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फॉर्मली लॉन्च ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स विच इज रिलेटेड टू। सो भारत की जो सरकार है ये फॉर्मली ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लॉन्च करने की ट्राई कर रही है। जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है ई कॉमर्स, ऑप्शन बी है डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ऑप्शन सी है साइबर फ्रॉड्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है इट वांट्स टू it is looking to formally launch open network for digital commerce to democratize e-commerce। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाती हूँ। एक्चुअली ONDC के अंडर क्या किया जा रहा है, सपोज आपका अकाउंट अभी अमेजोन पे है, आप एक कस्टमर हो जिसने अमेजोन पर अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदना है। तो विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट ऑन फ्लिपकार्ट, आप फ्लिपकार्ट से उसी अकाउंट से जो आपने अमेजोन पर अकाउंट बनाया उसी कॉमन अकाउंट से परचेज कर सकते हो। तो ये इसका मतलब है, यही इसके अंडर एक एम किया जा रहा है। तो डेमोक्रेटाइजेशन की जाएगी ई कॉमर्स की। तो इसमें बेसिकली अभी कुछ भी फॉर्मल नहीं हुआ है, जब भी होगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि जो ONDC है इसकी जो मॉडल है ये यूपीआई के उसके आप बोल सकते हो कि कदम निशान पर किया जा रहा है। जैसे आप यूपीआई के थ्रू, कोई मतलब नहीं है कि आपका अकाउंट कौन से बैंक पर है, अगर आपके पास यूपीआई ऐप चल रही है तो आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें आपके बैंक का कोई मतलब नहीं रहेगा। वैसे ही ई कॉमर्स के साथ करने की कोशिश की जा रही है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के अंडर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ई कॉमर्स। The next question is, which countries are involved in initiative on critical and emerging technologies?
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कौन से देश इन्वॉल्व हैं? ऑप्शन ए है इंडिया एंड यूके, ऑप्शन बी है इंडिया एंड यूएसए, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है इंडिया एंड यूएई। यहाँ पर आप इस न्यूज का भी सोर्स देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है इंडिया यूएस टू हाइक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स ऑन द टेबल। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको शॉर्ट में ICET बोला जाता है। इसके अंडर इंडिया और यूएसए डिस्कस कर रहे हैं, को प्रोड्यूस, एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, इकट्ठे प्रोड्यूस करेंगे जेट इंजन्स को और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी को और इन्फेंट्री व्हीकल्स को। तो यही है इसके इस विजिट में। इससे पहले एक इंडस एक्स नाम का एक लॉन्च किया गया था ICET के अंडर, जिसके अंडर पार्टनरशिप थी जो इंडिया एंड यूएसए के बीच में डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम को लेकर, उसको प्रमोट करने के लिए जो ये मीटिंग की जाएगी वॉशिंगटन में। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड यूएसए। The next question is the Namami Ganga project was launched in the year of। So जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है ये कौन से साल में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2019 एंड ऑप्शन डी है 2022। यहाँ पर आप इस न्यूज का सोर्स देख सकते हो। सो जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है? रिवर गंगा को क्लीन करना, उसके इकोसिस्टम को और जो उसके आसपास जो भी विलेजेस हैं उसको क्लीन करना। इसके अंडर एक और आप बोल सकते हो पैरामीटर है या इसका एक ब्रांच है जिसके अंडर वॉलंटियर्स काम करते हैं। वॉलंटियर्स की टास्क फोर्स है जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर बनाई जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर वो करते क्या है, वो इसमें जो भी क्लीनिंग को, ये चीजों को प्रमोट करते हैं। तो over 4,000 volunteers under the Namami Ganga initiative have been keeping a check on littering and poaching of the river to make sure that its flora and fauna, flora होता है plants वगैरह और fauna होता है animals, जो भी living beings होते हैं। तो इसमें क्या है, ये न्यूज में था। नमामि गंगा को और डिटेल में हम पूरी डिटेल में हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि नमामि गंगा कब ये लॉन्च हुआ था, 2014 में। The next question is the recent FIPIC 3 summit। FIPIC 3 summit कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी है पोर्ट मॉसबी, ऑप्शन सी है पोर्ट क्लैंग एंड ऑप्शन डी है पोर्ट कैनेवेरल। सो ये इसका न्यूज का सोर्स क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर एक्सटोल्स वैल्यू ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस एट द थर्ड FIPIC समिट। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ द 14 मेंबर ऑफ द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, जिसको आप इन शॉर्ट FIPIC बोलते हो। तो आपको FIPIC की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो FIPIC की करंट समिट कहाँ पर हुई थी? पोर्ट मॉर्सबी में। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। किस रीजन में काम करती है ये? इंडो पैसिफिक रीजन में काम करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पोर्ट मॉर्सबी। The next question is the National Assessment Center Parakh was set up as an organization under। So जो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख है ये कौन सी ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, ऑर्गेनाइजेशन की तरह किसके अंडर सेटअप किया गया है? ऑप्शन ए है CBSE, ऑप्शन बी है NCERT, ऑप्शन सी है ICSE एंड ऑप्शन डी है UGC। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक मीट रखा है जिसमें कुछ स्कूलों के बच्चों को, स्कूलों को एक साथ उनकी मीटिंग करवाई गई थी परख के ऊपर। अब ये है क्या? परख एक इसका जो कंपोनेंट है नेशनल असेसमेंट सेंटर का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरह NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंडर ये लॉन्च किया गया था। परख का क्या मैंडेट है, एम क्या है कि जो भी स्कूल बोर्ड्स हैं अलग अलग, जैसे सपोज एक स्टेट का बोर्ड हो गया, एक CBSE हो गया, ICSE हो गया, जो भी किसी भी स्टेट्स यूटी के स्टेट और यूटी में
कोई स्कूल बोर्ड है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आने, तो ये इसका एम है। तो आपको ध्यान रखना है परख एनसीईआरटी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल असेसमेंट सेंटर की तरह काम करती है। The next question is, which ministry is responsible for the implementation of the prohibition of electronic cigarettes production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement act? So ये जो act है इसके लिए कौन से मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर आप इस न्यूज का इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पब्लिक नोटिस रिलीज किया है कि जो ये एक्ट है द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट एक्ट जो कि 2019 में फोर्स में आया था, इसको और स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो ई सिगरेट्स है उस पर कंप्लीट बैन लगाया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में इसकी सेल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मार्केटिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तब ये एक्ट लागू हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The next question is, the West Bank is a disputed territory between which nations? जो वेस्ट बैंक है ये कौन से देशों के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? ऑप्शन ए है इजराइल एंड पैलेस्टीन, ऑप्शन बी है यूक्रेन एंड रशिया, ऑप्शन सी है जॉर्डन एंड सीरिया एंड ऑप्शन डी है येमेन एंड यूएई। यहाँ पर आप देख सकते हो इजरायली फोर्सेस किल 3 पैलेस्टीनियंस ड्यूरिंग रेड ऑन वेस्ट बैंक रिफ्यूजी कैंप। सो जो ये वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, ये बहुत न्यूज में रहती हैं, बहुत कॉमनली न्यूज में, फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहती हैं। ये तो मैंने एज एन एग्जांपल एक न्यूज पोस्ट की है। इसकी सबसे पहले आप देखो मैप पे इसकी लोकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वेस्ट बैंक है ये इसकी लोकेशन मैप में वेस्ट बैंक की आप लोकेशन देख सकते हो। यहाँ पर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है और अगर आप इस मैप में देखो तो ये इजराइल है, ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है और इसके बाहर यहाँ पे स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है। तो ये जो वेस्ट बैंक की टेरिटरी है ये कुछ इसका हिस्सा इजराइल के अंदर है, कुछ इसका हिस्सा पैलेस्टीन के अंदर आता है। इस वजह से ये बहुत डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बहुत न्यूज में रहती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मैप में ये भी देख सकते हो इसकी जो और इसके ये देखो वेस्ट बैंक की टेरिटरी जो बॉर्डर है जॉर्डन के साथ ये शेयर होता है। यहाँ पर डेड सी है जिसके साथ इसका बॉर्डर ये शेयर करता है। इसके अलावा ये इजराइल है और यहाँ पर सी ऑफ गलीली है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इजिप्ट है और यहाँ पर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है। एक यहाँ पे आपको और लोकेशन का ध्यान रखना है जो कि है गोलन हाइट्स, जो कि सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपने मैप में इसको और भी ढंग से और भी ध्यान से कर सकते हैं कवर। तो अभी इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इजराइल एंड पैलेस्टीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डेली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह कोई भी डिस्कस करते हैं, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप इसका मैप देख सकते हो। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये किसका मैप है? असम का। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज असम। आई होप आपको ये क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ इंसाइट गेन हुई होगी, कैसे न्यूज से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे न्यूज पढ़ी जाती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी मैं क्विज पोस्ट करती हूँ। आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे और सोशल हैंडल्स हैं, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।